Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और बायो एनर्जेटिक्स में हमने पहले फोटोसिंथेसिस का डिटेल से पढ़ा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था और रेस्पिरेशन में हमने बताया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये 4 स्टेप्स में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स देखी हमने, एरोबिक, एनारोबिक की भी आगे देखी, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको आगे बताया कि 4 फेजेस में मुकम्मल होती है और वो 4 फेजेस क्या थी। पहले जो फेज़ थी दैट वाज ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी जो फेज़ है उसकी दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और फैटी एसिड, ठीक है। थर्ड जो उसकी स्टेप था दैट वाज द थर्ड फेज़ के सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल और फाइनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम चौथा जो स्टेप है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसको आज इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन ये इस तरह से 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और फर्स्ट स्टेप हमने ग्लाइकोलिसिस हमने इसका स्टडी किया था, जिसमें क्या हुआ था कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि ऑक्सीडेशन हुई थी पायरुविक एसिड की, जो पायरुविक एसिड है यानी कि पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल को ए, और फिर एसिटाइल को ए एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में। और वहाँ से फिर हमने ये देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो है वो 3 NADH बन रहे थे, 1 FADH बन रहा था जब एक पायरुवेट एक अपना साइकिल कंप्लीट करा और 1 ATP बन रही थी। आगे चल के मज़ीद भी डिटेल देखेंगे। तो हम ये 3 स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स के दौरान, तो ये चीज़ें हमारी कवर्ड हैं। आज फाइनल जो स्टेप है इसका दैट इज़ द रेस्पिरेटरी चेन, दैट इज़ आवर टुडेज टॉपिक, रेस्पिरेटरी चेन। तो रेस्पिरेटरी चेन इसका दूसरा नाम याद रखना आपने, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में भी, याद होगा आपको, उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में 2 चेन्स थी। एक जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटोसिंथेसिस में 2 से आगे मूव करती है, प्लास्टोक्विनोन, देन द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसायनिन, और फिर उधर से दूसरी जो थी उसमें फेरिडॉक्सिन एंड NADP रिडक्टेज। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, लेकिन याद रखना है इनको मिंगल नहीं करना है, इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। वो जो सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स थी या वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी एक जगह से दूसरे से एक उनके प्रोटीन्स के अंदर,
वो फोटोसिंथेसिस की थी, इनको रेस्पिरेशन के साथ मिक्सअप नहीं करना। क्लियर? पहली बात कि रेस्पिरेटरी चेन या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेशन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में चलेगी, वो कहलाती है रेस्पिरेटरी चेन, जिसको सिंपली कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इस चेन का असल जो मकसद क्या होता है कि ये चेन नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन। कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे एंड होगी, अभी आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि रेस्पिरेटरी चेन जो है, इसके कंपोनेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स के वाले से तो इट हैज़ गॉट 3 मेन कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज coenzyme Q. Second is a cytochrome complex. Cytochrome complex, cyto is for cell और क्रोम किसका मतलब होता है कलर, यानी मुख्तलिफ कलर के कुछ सेल्स के अंदर पिगमेंट्स होंगे। ये बेसिकली एंजाइम्स हैं, याद रखिएगा बेटा, ये एंजाइम्स साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली दीज आर द एंजाइम्स। ये इसमें होगा साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C। तो ये 4 इसमें टोटल साइटोक्रोम्स हैं। इसका कम्प्लेक्स है, ये मैंने इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा है। इसकी जो असल में जो तरतीब होती है वो इसके रिवर्स में हम उसमें बाद में करेंगे। क्लियर? तो ये दूसरा इसका कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट इसका है दैट इज़ molecular oxygen, that is molecular oxygen. So these are the 3 main components of respiratory chain or electron transport chain in aerobic respiration. Clear? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से आपने याद रखना है। इसमें MCQs भी आ सकते हैं इसमें से, ये वाला कि इसमें से कौन सी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के वाले से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल प्रोसेस के रेस्पिरेटरी चेन पे होगा क्या। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था, आपको याद होगा जब आपने वहाँ पर एनर्जी बजट पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था जी 1 NADH किसके बराबर होता है, 3 ATP से बनते हैं, और एक FADH2 इससे 2 ATP बनते हैं। तो ये जो उनकी लॉजिक थी ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली ये कैसे एक NADH से 3 ATP कैसे बनते हैं और एक FADH से 2 ATP कैसे बनते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आज इसके हम इंशाल्लाह डिटेल और उसके लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ करूँगा this is energy level, ये हाई एनर्जी लेवल और ये है लो एनर्जी लेवल। तो ये ग्रेडियंट है, ठीक है, लो टू हाई। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसको NADH को, ठीक है। तो पहले इस चेन को मैं ड्रॉ करता चलूं।
सो NaDH में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा, जब इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी क्या बन जाएगा NAD। और ये प्रीवियसली इसको डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, व्हाट इज दिस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर। अब so this is the respiratory chain. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे अब। सो दिस इज़ द एनर्जी लेवल। यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो साइकिल था दैट वाज क्रेब्स साइकिल और स्टिक क्रस्टर साइकिल, आपको पता है उसमें 3 NADH बने थे और एक FADH2 बना था। ये हमने लास्ट क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था। अब यहाँ पर मैंने FADH को नीचे ड्रॉ किया है, NADH को ऊपर ड्रॉ किया है, इसलिए कि इसका जो एनर्जी लेवल होता है FADH2 का, ये NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से कम होता है। हाई एनर्जी लेवल किसका होता है? NADH का। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो NADH इज एट हाई एनर्जी लेवल वाइल FADH2 इज एट लो एनर्जी लेवल। तो ये यहाँ पर ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है, क्लियर। अब होगा क्या, एक तो कुछ चीज़ें आपने इससे पहले समझ लेनी है।
सो NADH जो पिछले रिएक्शन में बना था इस एरोबिक रेस्पिरेशन के क्रेब्स साइकिल के अंदर, NADH बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और हाइड्रोजन को लूज़ करेगा। और आपने इससे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों में से कोई काम हो रहा होगा तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका रिवर्स करेंगे तो वो रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर NADH अपना हाइड्रोजन भी लूज़ कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर रहा है। मतलब कि NADH जो है ये क्या हो रहा है? इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसको ऑक्सीडाइज करवा कौन रहा है? द कोएंजाइम Q। ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q। क्लियर? और जब भी यहाँ से NADH अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये जब इसको इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम इसको गेन करेगा। अब कोएंजाइम क्या है? इसको गेन कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द कोएंजाइम Q। तो कोएंजाइम चूंकि गेन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस एट द सेम टाइम कोएंजाइम Q ये रिड्यूस हो रहा है। यानी जब ये इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, इसके पास आएगा, एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम Q, एट दैट टाइम याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज होगी, ये पहले भी बात डिस्कस हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन जब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आते हैं दे एमिट एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। और वहाँ पर वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो इस्तेमाल होगी ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से कोएंजाइम Q, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होगा और कौन करवाएगा? इससे अगला जो है कंपोनेंट रेस्पिरेटरी चेन का, दैट इज साइटोक्रोम B। ठीक है, साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज करवा रहा है कोएंजाइम Q को और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ये नोट करनी है बेटा कि कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम B इनके लेवल के अंदर, एनर्जी लेवल के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इस वजह से यहाँ से इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करके साइटोक्रोम B में आएगा इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकी कि उससे ATP बन सके। क्लियर? लेकिन जब साइटोक्रोम B, यहाँ देखें, इसलिए मैंने जहाँ पर लंबा जंप दिखाया लॉन्ग एरो है, तो लॉन्ग एरो का मतलब है कि इनके एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो साइटोक्रोम B को जब ऑक्सीडाइज करवाएगा साइटोक्रोम C, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम C के पास आया, यानी साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हुआ और साइटोक्रोम C रिड्यूस हुआ, इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होगी इस इलेक्ट्रॉन में से कि एक और ADP जो है वो ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें साइटोक्रोम C जो है वो इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम A करेगा साइटोक्रोम A3 को। लेकिन यहाँ पर अगेन देख रहे हैं इनके अंदर एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए ये एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट दिख रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से भी जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से A में जाएगा और A से फिर A3 में जाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि इससे कोई ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो सके। लेकिन फाइनली जब वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास पहुँचेगा और वहाँ से आगे क्या मौजूद होगी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है उसका आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चाहिए अपना वो कंप्लीट करने के लिए आउटर शेल को। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि आपको पता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके ऊपर है, इसने एक्सेप्ट किए, इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से ये जो सा हाइड्रोजन था शुरू में ये रिलीज हुआ था, ये यहाँ से इतनी देर में ट्रैवल करता हुआ नीचे पहुँचेगा यहाँ तक और ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एंड दे विल फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल।
इससे क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक जब साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में जा रहे होंगे तब भी यहाँ पर देखें एनर्जी लेवल का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और उस दौरान भी एक और एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं एक एटीपी कब बनी थी, जब NADH से इलेक्ट्रॉन NADH ऑक्सीडाइज हुआ था और कोएंजाइम Q ने रिड्यूस हुआ था। एक और चीज़ याद रखनी है, हम जब इस चेन की बात करते हैं, चेन इसी डायरेक्शन में होती है, जो पीछे वाला उसका कंपोनेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे अगला वाला रिड्यूस होता है। अब जैसे कि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, साइटोक्रोम बी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से सी के अंदर जाएंगे तो ये यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो साइटोक्रोम बी जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और साइटोक्रोम सी रिड्यूस हो रहा है। फिर इसी तरह से साइटोक्रोम सी को ये ऑक्सीडाइज कौन करवाएगा, साइटोक्रोम ए, और ए को फिर A3 ऑन एंड ऑन। तो जब भी हम दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें से एक जब जो पीछे वाला होगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और उससे अगला वाला रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर किस टर्म्स में हो रही है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो एक तो एटीपी बना यहाँ पर, ये याद रखना। नंबर 1, जब NADH ऑक्सीडाइज हुआ था और उसने कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन पास किया तो एक एटीपी यहाँ बना। दूसरा एटीपी कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पर इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि दूसरा एटीपी बन गया। और यहाँ पर साइटोक्रोम A3 से जब वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि यहाँ पर तीसरा एटीपी बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि एक NADH 3 ATP बनाता है और कैसे बनाता है। सो दिस इज हाउ 1, 2 and 3 3 ATP किससे बन रही हैं, फ्रॉम अ सिंगल NADH। क्लियर? दूसरी चीज FADH2, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में जब है तो ये इसका लेवल कहाँ से नीचे है। NADH से शुरू में मैंने बताया था कि NADH हाई लेवल पे होता है और FADH2 लो लेवल पे। तो ये शुरू ही यहाँ से हो रहा है, साइटोक्रोम Q से। तो जब ये रिड्यूस होगा, ये यहाँ से अपने हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, यानी कि जब FADH2 ऑक्सीडाइज होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको पास करेगा, कोएंजाइम Q को, और फिर कोएंजाइम Q से ऑनवर्ड वही सारी सीरीज चलेगी। लेकिन चूंकि इसका एनर्जी लेवल शुरू ही यहाँ से हो रहा है तो इसके लेवल पे कितने एटीपी बने ये देख सकते हैं। एक ये वाला, इसको मैं इससे कर रहा हूँ FADH के, एक ये और दूसरा ये। सो दिस इज हाउ कि FADH, एक FADH से कितने इलेक्ट्रॉन एटीपी बनेंगे, 2 ATP, जबकि एक NADH से 3 ATP बन रहे हैं। सो दिस इज हाउ कि जो सारा कुछ वो बना था सिट्रिक एसिड साइकिल में या रेस्पिरेटरी और उसमें सिट्रिक क्रेब्स साइकिल के अंदर, याद होना चाहिए आपको, 3 NADH बने थे और एक FADH बना था और एक ATP बना था, 1 ATP। सो दैट वाज द प्रोडक्ट। हमने रिजल्ट्स देखे थे, किसके थे रिजल्ट्स थे, सिट्रिक एसिड साइकिल के, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो उसमें ऐसा हुआ था। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक NADH जो है वो कितने बना रहा है, 3 ATP, तो 3 होंगे तो कितने बनाएगा, 3 3 is 9। इसी तरह से एक FADH 2 ATP बना रहा है तो क्रेब साइकिल में कितने FADH बने थे, एक, यानी कि यहाँ पर कितना नेट ATP इससे बनेंगे 2, तो 9 + 2 11 और एक ATP बना था यहाँ पर। तो टोटल यू कैन सी 12 ATPs, 3 9 और 3 12। तो 12 ATP कहाँ पर बन रहे हैं, ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल, जब क्रेब साइकिल एक दफ़ा रन करता है। ठीक है, व्हेन इट रन्स वंस। क्लियर? आगे चल के हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको देखेंगे भी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखनी है कि साइटोक्रोम के हवाले से
कि जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये वाला हमने जो पढ़ा है, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी आ जाती होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इट इज़ these are intermediates, they act as intermediates of respiratory chain. These are the intermediates of respiratory chain or electron transport chain. अब इंटरमीडिएट का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि एक कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन को लेना और दूसरे को आगे पास ऑन कर देना, दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंट। तो यहाँ से देखें, ये रेस्पिरेटरी चेन यहाँ से शुरू हुई, इसका पहला कंपोनेंट, ये फिर उसके बाद दूसरा और ये तीसरा। तो ये इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली कहाँ पर लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सो ये याद रखनी, इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर साइटोक्रोम्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आएगा, व्हाट आर साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम के नाम से आएगा कि ये इंटरमीडिएट रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी चेन का हिस्सा होते हैं। इसमें ये 4 टाइप्स होती हैं, इसमें साइटोक्रोम C, B, A3 एंड A। तो ये इनकी इस तरह से तरतीब होती है, जिनका काम क्या होता है, दे एक्ट एज इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रॉन को एक साइड से लेना, NADL से लिया और कहाँ पर पास किया था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को पास ऑन किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बताए, एक तो था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, और दूसरा यहाँ पर ये साइटोक्रोम के वाले से, ठीक है, ये वाला। और तीसरे नंबर पर ये हमने जब पूरा प्रोसेस पढ़ा, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो यहाँ तक अगर देख लीजिएगा, अगर कुछ चीज़ ना समझे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़।